कहानी की शुरुआत होती है कुछ साल पहले अंटार्कटिका के बर्फीले पहाड़ों के ऊपर उड़ते हुए सोवियत यूनियन के एक प्लेन से। ये प्लेन एक सीक्रेट मिशन से वापस लौट रहा था। प्लेन में 2 पायलट उसे उड़ा रहे थे। तभी अचानक को पायलट अपनी सीट से उठता है और पीछे अपनी टीम के पास मस्ती करने जाता है। लेकिन पल भर में माहौल बदल जाता है। मस्ती करते करते वो अचानक गन निकालता है और अपने ही साथियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा देता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता। टीम के लोग भी अपनी जान बचाने के लिए कवर फायर करते हैं, लेकिन इसी हाथापाई में प्लेन उड़ा रहे मुख्य पायलट को गोली लग जाती है। प्लेन बेकाबू होकर पहाड़ों से टकराता है और एक जोरदार धमाके के साथ क्रैश हो जाता है। प्लेन में मौजूद सभी लोग वहीं बर्फ की गहराइयों में दफन हो जाते हैं। अब कहानी आती है वर्तमान में। सालों बाद अंटार्कटिका के उन्हीं बर्फीले पहाड़ों के बीच बने यूएसए के रिसर्च सेंटर पर, जहां का तापमान -55 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। यहाँ वैज्ञानिक रिसर्च के लिए आए थे, लेकिन अब भयानक सर्दी और तूफानों का वक्त नजदीक था। स्टाफ को खबर मिलती है कि सिर्फ 3 दिन के अंदर ये बेस खाली करना होगा और वे वापस अपने घर जाएंगे। सब घर जाने की खुशी में पार्टी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मौत उनके बहुत करीब आ चुकी थी। यही हमारी मुलाकात होती है कैरी स्टेटको से, जो एक यूएस मार्शल है। कैरी अपने रूम में नहाने जा रही होती है कि तभी दरवाजे पर उसके दोस्त डॉक्टर जॉन फ्यूरी की आवाज आती है। डॉक्टर फ्यूरी कैरी के लिए एक पिता समान थे। फ्यूरी उसे आगाह करते हैं कि तूफान आने वाला है और बेस जल्दी खाली करना होगा। तभी कैरी को सीनियर ऑफिसर रसल हेडन का बुलावा आता है। रसल उसे एक ऐसी खबर देता है जो उसे चौंका देती है। बर्फ के पहाड़ों के बीच एक लाश देखी गई है। रसल कहता है कि तूफान आने से पहले तुम्हें इस बॉडी का पता लगाना होगा। कैरी डॉक्टर फ्यूरी को साथ लेती है और पायलट डेल्फी के साथ स्की प्लेन में बैठकर निकल पड़ती है उस सुनसान जगह की ओर। विशाल बर्फीले पहाड़ों के ऊपर से होते हुए वे उस जगह पहुंचते हैं जहां बॉडी पड़ी थी। कैरी हैरान रह जाती है कि आखिर इस वीरान जगह पर यह इंसान आया कहां से। बॉडी उल्टी पड़ी थी और बर्फ से पूरी तरह चिपक चुकी थी। जब कैरी और फ्यूरी मिलकर उसे पलटते हैं तो कैरी का कलेजा मुंह को आ जाता है। उस आदमी का चेहरा पूरी तरह फटा हुआ था। उसके गले में मौजूद आईडी कार्ड से पता चलता है कि वो उनके ही दूसरे बेस का साथी था, जिसका नाम वेस था। वे बॉडी लेकर अपने बेस वापस आते हैं। जहां जश्न का माहौल था, वहां इस लाश को देखकर सन्नाटा पसर जाता है। डॉक्टर फ्यूरी जब लैब में बॉडी की जांच करते हैं तो उन्हें एक और अजीब बात पता चलती है। उस लाश के पैरों पर टांके लगे थे। फ्यूरी बताते हैं कि यह जख्म नया है, लेकिन मौत की असली वजह अभी भी एक पहेली थी। कैरी जब लैब से बाहर निकलती है तो उसका दिमाग सुन्न हो चुका होता है। तभी सीनियर ऑफिसर रसल हेडन उसके पास आता है। कैरी उसे बताती है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि मर्डर है। ये सुनकर रसल के होश उड़ जाते हैं। बिना वक्त गवाए कैरी रिकॉर्ड्स रूम पहुंचती है ताकि उस मरे हुए साथी वेस का कच्चा चिट्ठा निकाल सके। डेटा मैनेजर बताता है कि वो साथी दूसरे बेस पर तैनात था। कैरी रेडियो के जरिए उस बेस से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां से सिर्फ सन्नाटा मिलता है। तभी अचानक लैंडलाइन फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ से एक बेहद डरी हुई आवाज आती है। मैं मूनी बोल रहा हूँ, कैरी तुम फौरन यहाँ आओ, लेकिन याद रहे तुम्हें अकेले आना होगा। इतना कहकर फोन कट जाता है। इधर मुसीबत कम नहीं थी। पायलट टॉम खबर देता है कि बाहर तूफान और भी भयानक हो चुका है और सीधे बेस की तरफ बढ़ रहा है। अब बेस को खाली करने की अफरा तफरी मच जाती है। कैरी दूसरे बेस जाने के लिए प्लेन मांगती है, लेकिन ऑफिसर मना कर देती है क्योंकि सभी प्लेन लोगों को निकालने में बिजी थे। पर कैरी हार नहीं मानती और डेल्फी को साथ लेकर निकलने का फैसला करती है। कैरी अपनी बंदूक उठाती है और डॉक्टर फ्यूरी को सारा हाल बताकर डेल्फी के साथ दूसरे बेस पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही उन्हें कुछ नहीं मिलता। टेम्परेचर -65 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। डेल्फी वापस चलने की जिद करता है, लेकिन कैरी एक आखिरी बिल्डिंग चेक करने के लिए जाती है और रस्सी के सहारे बर्फीले तूफान में बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ती है। बिल्डिंग के अंदर जाती है तो कैरी को एक कमरे से रेडियो पर गाने बजने की आवाज आ रही थी। जैसे ही कैरी अंदर कदम रखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहां मूनी का गला कटा हुआ था। इससे पहले कि कैरी कुछ समझ पाती, पीछे से एक नकाबपोश हमलावर उस पर जानलेवा हमला कर देता है। कैरी किसी तरह खुद को बचाकर उस बिल्डिंग से बाहर भागती है, लेकिन बाहर का मंजर और भी खौफनाक था। तेज हवाओं के बीच वो हमलावर कैरी को पकड़ लेता है। चीना झपटी में कैरी की आइस ब्लेड टूट जाती है और उसकी बंदूक भी बर्फ में कहीं गिर जाती है। अब कैरी पूरी तरह निहत्थी थी। वो अपनी जान बचाने के लिए रस्सी के सहारे वापस डेल्फी की बिल्डिंग की तरफ भागती है और दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है। तभी बाहर से हमलावर दरवाजा पकड़ लेता है, लेकिन कैरी अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा बंद कर देती है और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ घंटों बाद जब कैरी को होश आता है तो वो बहुत घबरा जाती है, जैसे वो हमलावर अब भी उसके सामने हो। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो देखती है कि उसके सामने उसका साथी डेल्फी खड़ा है। डेल्फी कैरी को संभालता है और बताता है कि वो बाहर वाले कमरे में बेहोश पड़ी थी, इसलिए वो उसे अंदर ले आया है। डेल्फी ये भी बताता है कि कैरी के हाथ में चोट लगी थी, जिस पर उसने पट्टी कर दी है। कैरी अपने जख्मी हाथ को देखती है और खुद को संभालती है। वो तुरंत एक बंदूक उठाती है और उसी नकाबपोश हमलावर का पता लगाने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही वो अंदर के कमरे में पहुंचती है, उसे वहां कोई छिपा हुआ दिखता है। कैरी बिना सोचे समझे उस पर बंदूक तान देती है। तभी वो आदमी अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है और बताता है कि उसका नाम रॉबर्ट प्राइस है और वो एक CIA एजेंट है। डेल्फी लाइट ऑन करता है और रॉबर्ट कैरी को समझाता है कि अमेरिका ने उसे इसी मर्डर केस की जांच के लिए भेजा है और वो उसका साथी है। रॉबर्ट की बात सुनकर कैरी अपनी बंदूक नीचे कर लेती है। कैरी और रॉबर्ट मर्डर के बारे में बात करते हैं। रॉबर्ट बताता है कि उन्हें एक और बेस पर जाना होगा क्योंकि वहां से भी कोई रेडियो सिग्नल नहीं मिल रहा है, जिसका मतलब है कि वहां कुछ बहुत गलत हुआ है। कैरी को रॉबर्ट पर थोड़ा यकीन होता है।
फिर कैरी, रॉबर्ट और डेल्फी तीसरे बेस की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन कैरी के मन में अभी भी एक डर था। उसे रॉबर्ट पर पूरी तरह भरोसा नहीं था। उसे लग रहा था कि शायद रॉबर्ट झूठ बोल रहा है और कहीं वही तो वो खूनी नहीं जिसने ये सारे कत्ल किए हैं। जब वे तीसरे बेस पर पहुंचते हैं तो वो बेस भी पूरी तरह खाली और सुनसान होता है। कैरी और रॉबर्ट वहां काम करने वाले लोगों के डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिलता। तभी रॉबर्ट कैरी को दीवार पर बने कुछ अजीबोगरीब नक्शे दिखाता है। उन निशानों को देखकर कैरी का दिमाग चकरा जाता है कि आखिर अंटार्कटिका की इस वीरान जगह पर ये नक्शे किस लिए बनाए गए हैं और यहाँ चल क्या रहा है। तभी डेल्फी कैरी को बताता है कि यहाँ आसपास बहुत सारे ग्रेनेड पड़े हैं। ये देखकर सब बुरी तरह डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अंटार्कटिका के इस वीरान हिस्से में इतने हथियार कहां से आए हैं। ये सब और भी उलझता जा रहा था। आखिर में सब तय करते हैं कि रॉबर्ट को मिले उस नक्शे में जो जगह दिखाई गई है वहीं जाना चाहिए, शायद वहां कोई सुराग मिल जाए। वे सब बर्फ पर चलने वाली एक स्पेशल ट्रैक गाड़ी लेकर उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ का समंदर था। लंबे सफर के बाद कैरी नक्शा देखकर गाड़ी रुकवाती है, लेकिन जब वे नीचे उतरते हैं तो वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंतहीन बर्फ। रॉबर्ट और कैरी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन कैरी को यकीन था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ती है और गौर करती है कि यहाँ की बर्फ के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है। तभी अचानक कैरी का पैर धंसता है और वो बर्फ के नीचे बने गहरे खड्ड में गिर जाती है। रॉबर्ट और डेल्फी घबरा जाते हैं। डेल्फी फौरन रस्सी लेने के लिए गाड़ी की तरफ भागता है। नीचे गिरकर कैरी खुद को संभालती है। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ती है जहां ताजा खून लगा हुआ था। उसे एहसास होता है कि यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है। फिर रस्सी के सहारे रॉबर्ट और डेल्फी भी नीचे उतरते हैं। वहां उन्हें एक सुरंग जैसा दरवाजा दिखता है। जैसे ही रॉबर्ट उसे खोलता है सबके होश उड़ जाते हैं। वो कोई सुरंग नहीं बल्कि एक पुराना प्लेन था जो कई सालों पहले गायब हो गया था। जब वे प्लेन के अंदर जाकर छानबीन करते हैं तो कैरी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां एक लाश पड़ी थी जिसे गोली मारी गई थी। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें और भी कई लाशें मिलती हैं। कॉकपिट में पायलट की बॉडी भी गोलियों से छलनी थी। कैरी समझ जाती है कि इस प्लेन के अंदर सबने एक दूसरे को मारा है, लेकिन क्यों? तभी रॉबर्ट को प्लेन के फर्श पर ताजा खून मिलता है। कैरी समझ जाती है कि ये खून वेस का है जिसकी लाश उन्हें पहले मिली थी। इसका मतलब वेस मरने से पहले यहाँ आया था। रॉबर्ट वहाँ पड़ा एक खाली बॉक्स दिखाता है और बताता है कि इसमें से कुछ निकाला गया है। अब कैरी को रॉबर्ट पर शक होने लगता है तो रॉबर्ट अपनी असलियत बताता है। वो कहता है, मुझे अंटार्कटिका में एक सीक्रेट मिशन पर भेजा गया है क्योंकि सरकार को खबर मिली थी कि यहाँ कुछ अवैध चल रहा है। शायद इस बॉक्स में न्यूक्लियर मटेरियल था। कैरी ये सुनकर दंग रह जाती है, लेकिन तभी एक भयानक आवाज आती है। जिस रास्ते से वे अंदर आए थे वो रास्ता बर्फ धंसने की वजह से बंद होने लगता है। डेल्फी चिल्लाता है, लेकिन तब तक बर्फ प्लेन के दरवाजे तक आ जाती है। अब उनके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ऑक्सीजन कम हो रही थी और कैरी के रेडियो में सिग्नल भी गायब हो गए थे। कैरी पूरी तरह टूट चुकी थी और एक कोने में बैठकर भगवान को याद करने लगती है कि शायद अब वही उन्हें बचा सकते हैं। तभी रॉबर्ट को एक उम्मीद दिखती है, इमरजेंसी एग्जिट। रॉबर्ट कहता है कि हम ब्लास्ट करके बाहर निकल सकते हैं, लेकिन पायलट डेल्फी उसे रोकता है क्योंकि ब्लास्ट से सबकी जान जा सकती है। मगर रॉबर्ट के पास और कोई रास्ता नहीं था। रॉबर्ट कैरी के रेडियो की बैटरी का इस्तेमाल करके एक धमाका करता है। प्लेन का रास्ता खुल जाता है और तीनों साथी मौत के मुंह से निकलकर अपनी ट्रैक व्हीकल तक पहुंचते हैं, लेकिन किस्मत वहां भी साथ नहीं देती। ठंड की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। डेल्फी हार नहीं मानता और आखिरकार इंजन गरज उठता है। डेल्फी के साथ स्की प्लेन में बैठ बेस पहुंच जाते हैं। कैरी अपने ऑफिस में प्लेन क्रैश का डेटा ढूंढती है, मगर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी स्टेशन ऑफिसर रसल उसे टोकता है, तुम पहले डॉक्टर फ्यूरी से अपने हाथ का इलाज करवाना चाहिए। कैरी स्टेशन ऑफिसर रसेल की बात सुनकर कैरी डॉक्टर फ्यूरी के पास जाती है। जब फ्यूरी उसके हाथ की पट्टी खोलता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। कैरी की 2 उंगलियां फ्रॉस्ट बाइट की वजह से पूरी तरह काली पड़कर सड़ चुकी थीं। फ्यूरी भारी दिल से कहता है, कैरी इनको काटना होगा वरना इन्फेक्शन पूरे हाथ में फैल जाएगा। कैरी टूट जाती है, मगर मौत से लड़ने के लिए उसे अपनी उंगलियां कुर्बान करनी पड़ती हैं। डॉक्टर फ्यूरी ऑपरेशन थिएटर में उसकी उंगलियां काट देता है। बेस पर अफरा तफरी मची है क्योंकि महातूफान सिर पर है और बेस खाली करने का वक्त आ गया है। कैरी अपने कमरे में दुखी बैठी है कि कातिल अभी भी आजाद है। रॉबर्ट उसे हौसला देता है। तभी रेडियो पर एक ऐसी खबर आती है जो कैरी के अंदर फिर से जान फूंक देती है। मूनी के बेस का एक साइंटिस्ट अभी भी जिंदा है और वो हमारे इसी बेस पर छिपा है। कैरी और रॉबर्ट उसे ढूंढने निकलते हैं। कैरी अपने ऑफिस पहुंचती है और अपने लॉकअप से गन लेने ही वाली होती है। तभी कैरी देखती है कि वही साइंटिस्ट हाथ में चाकू लिए हुए उसी के ऑफिस के कोने में डरा सहमा छिपा हुआ है। कैरी उसे समझाती है, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम मुझे बताओ तुम्हारे बेस पर क्या हुआ। कैरी की बातों को सुनकर वो सच बोलने लगता है। वो बताता है कि उनकी टीम ने प्लेन ढूंढ लिया था और जैसे ही उन्होंने एक बॉक्स खोला तो उसमें, इससे आगे कुछ बोलता उससे पहले ही ऑफिस के बाहर से डॉक्टर फ्यूरी की आवाज आती है और अचानक डॉक्टर फ्यूरी ऑफिस में दाखिल हो जाता है। साइंटिस्ट उसे देखकर ऐसे डर जाता है जैसे उसने मौत देख ली हो। वो बिना सोचे समझे ऑफिस से भाग निकलता है और खुद को एक कमरे में लॉक कर लेता है। साइंटिस्ट बुरी तरह डरा हुआ था। वो कैरी की एक भी नहीं सुनता। तभी उस कमरे के दूसरे गेट से वही नकाबपोश कातिल अंदर आ जाता है जिसने पहले कैरी पर हमला किया था। कैरी कमरे के बाहर से ये सब देख रही होती है। वो खूनी साइंटिस्ट पर पीछे से एक तेज धार वाले हथियार से हमला कर देता है, लेकिन साइंटिस्ट हार नहीं मानता। वो खूनी को जोरदार धक्का देता है जिससे दोनों बेस के बाहर गिर जाते हैं। बाहर बर्फीले तूफान की हवा इतनी तेज थी कि वहां खड़ा रहना भी मुमकिन नहीं था। गिरने की वजह से खूनी का हथियार सीढ़ियों पर अटक जाता है। जब तक वो हथियार को निकालने की कोशिश करता है, साइंटिस्ट दूर भागने लगता है। कैरी भी साइंटिस्ट को बचाने के लिए गेट तोड़कर बाहर निकलती है। कैरी तूफानी हवा से बचने के लिए कोट पहनती है, लेकिन खूनी की नजर कैरी पर पड़ जाती है। वो अपना हथियार वहीं छोड़ देता है और साइंटिस्ट के पीछे भागता है।
साइंटिस्ट जख्मी था, इसलिए वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता। खूनी उसे दबोच लेता है और बेरहमी से उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। कैरी ये देखकर गुस्से से पागल हो जाती है और खूनी के सिर पर ताबड़तोड़ वार करती है। वो उसे खूनी जान से मारने ही वाली होती है कि तभी कैरी को रॉबर्ट रोक लेता है, क्योंकि अभी मर्डर की वजह जानना जरूरी था। जब वे खूनी को बेस के अंदर लाकर उसका नकाब हटाते हैं तो रॉबर्ट और कैरी के होश उड़ जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के बेस का एक पायलट था जो टॉम के नाम से रह रहा था। कैरी और रॉबर्ट टॉम से उन कत्लों और बर्फ में दबे उस रहस्यमयी प्लेन के बारे में पूछते हैं। कैरी और रॉबर्ट जानना चाहते थे कि आखिर उस बॉक्स में क्या था जिसके लिए इतने लोगों को मारा गया। टॉम पहले कुछ नहीं बोलता तो कैरी गुस्से में रॉबर्ट से कहती है कि इसकी उंगलियां काट दो। दर्द के डर से खूनी टॉम टूट जाता है और बताता है कि उसका असली नाम यूरी है और जो सामान उस प्लेन के बॉक्स से निकाला गया था वो मेरे कमरे में है। कैरी और रॉबर्ट यूरी को एक बड़े कमरे में बंद कर देते हैं। तभी स्टेशन ऑफिसर रसल वहां आता है और वार्निंग देता है कि तूफान बेस तक पहुंचने वाला है। उनके पास निकलने के लिए सिर्फ 10 मिनट है, उसके बाद प्लेन उड़ान भर लेगा। कैरी को रसल से सिर्फ 10 मिनट मिलते हैं और वो यूरी के कमरे की तरफ भागती है, जबकि रसल बाकी टीम को लेकर प्लेन की तरफ निकल जाता है। कैरी पूरा कमरा छान मारती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। कैरी गुस्से में वापस यूरी के पास जाती है मगर कमरे का मंजर देखकर कैरी सन्न रह जाती है। यूरी वहां से भाग चुका था। कैरी अपनी गन निकालती है और खूनी यूरी को ढूंढने के लिए निकलती है। तभी कैरी को अपना साथी पायलट डेल्फी मिलता है जो खून से लथपथ और बुरी तरह जख्मी था। कैरी समझ जाती है कि यह भी यूरी का ही काम है। तभी पीछे से किसी की आहट होती है। कैरी गन तान देती है पर वो रॉबर्ट था जो डेल्फी के लिए पट्टियां लेकर आया था। कैरी फौरन डॉक्टर फ्यूरी को कॉल करती है। डॉक्टर फ्यूरी जो प्लेन में बैठ चुके थे, डेल्फी की हालत सुनकर अपनी जान जोखिम में डालकर वापस बेस की तरफ आते हैं। डेल्फी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तभी कैरी के रेडियो पर रसल की चीखती हुई आवाज आती है। कैरी, तुम्हें जल्दी आना होगा, प्लेन उड़ान भरने वाला है। अगर तुम अभी नहीं पहुंची तो तुम सब इस अंटार्कटिका के सफेद नर्क में अगले 6 महीनों के लिए फंस जाओगे। लेकिन कैरी रसेल को बताती है कि खूनी यूरी ने डेल्फी पर हमला कर दिया है और वो भाग चुका है। कैरी अपनी जान की परवाह किए बिना बेस पर रुकने का फैसला करती है। रसेल बाकी बेस की टीम को लेकर प्लेन उड़ा देता है। अब बेस पर सिर्फ कैरी, रॉबर्ट, डॉक्टर फ्यूरी और जख्मी डेल्फी बचे थे। डॉक्टर फ्यूरी डेल्फी को क्लिनिक ले जाने की तैयारी करते हैं ताकि डेल्फी की जान बचाई जा सके। तभी कैरी की नजर स्की प्लेन की चाबियों पर पड़ती है और उसका माथा ठनकता है। वो रॉबर्ट को बताती है कि यूरी एक पायलट है और वो तूफान आने से पहले यहाँ से भागने के लिए स्की प्लेन की चाबियां ले गया है। कैरी और रॉबर्ट उसे पकड़ने के लिए कड़कड़ाती ठंड में बाहर निकलते हैं। बाहर का मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हवा इतनी तेज थी कि इंसान का खड़ा रहना नामुमकिन था। कैरी और रॉबर्ट एक रस्सी के सहारे खुद को रस्सी से जोड़कर आगे बढ़ते हैं। यूरी पहले ही स्की प्लेन तक पहुंच चुका था। जब यूरी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कैरी और रॉबर्ट अपनी ओर आते दिखाई देते हैं। कैरी और रॉबर्ट गन तानकर प्लेन के अंदर घुसते हैं लेकिन प्लेन खाली था। यूरी तूफान का फायदा उठाकर प्लेन से बाहर निकल गया था और वापस बेस की तरफ भाग रहा था। कैरी बताती है, जल्दी चलो रॉबर्ट, वरना यूरी बेस को अंदर से लॉक कर देगा और हम बाहर ही जमकर मर जाएंगे। तूफान अब और भी भयानक हो चुका था। कैरी बार बार गिर रही थी लेकिन किसी तरह रस्सी को पकड़कर वे बेस तक पहुंचते हैं। मगर अफसोस, यूरी ने बेस के गेट को पहले ही लॉक कर दिया था। कैरी और रॉबर्ट अलग अलग गेट्स की तरफ भागते हैं। जैसे ही कैरी रस्सी के सहारे गेट नंबर 2 की ओर बढ़ती है, कैरी को महसूस होता है कि कोई पीछे से उसकी रस्सी खींच रहा है और वो कोई और नहीं, खूनी यूरी था जो अभी भी बेस के बाहर घात लगाए बैठा था। तूफान के जोरदार झोंके से कैरी गिर जाती है। यूरी अपना हथियार लेकर उसकी ओर बढ़ता है। इससे पहले कि कैरी कुछ कर पाती, उसकी गन बर्फ में कहीं खो जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए घुटनों के बल भागती है। उसे एक लोहे का नुकीला पाइप मिलता है और वो यूरी पर वार करती है, लेकिन यूरी के भारी विंटर कोट की वजह से उसे कुछ नहीं होता। जैसे ही यूरी कैरी पर आखिरी वार करने वाला होता है, तभी पीछे से रॉबर्ट आ जाता है और यूरी को नीचे गिरा देता है। तूफान के बीच एक दूसरे से रस्सी से बंधे हुए दोनों के बीच खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। यूरी रॉबर्ट को मारने के लिए अपने तेज हथियार से हमला करता है लेकिन रॉबर्ट बच जाता है। रॉबर्ट को मौका मिल जाता है। वो यूरी के कमर पर बंधा हुआ सुरक्षा बेल्ट खोल देता है। बेल्ट खुलते ही यूरी किसी तिनके की तरह उस भयानक बर्फीले तूफान में उड़ जाता है और हमेशा के लिए मौत की गोद में सो जाता है। कैरी और रॉबर्ट किसी तरह लड़खड़ाते हुए बेस का गेट तोड़कर अंदर पहुंचते हैं। उनके हाथ में वो बैग था जिसे यूरी उस रहस्यमयी प्लेन से लाया था। रॉबर्ट को शक था कि इसमें सोवियत सरकार का न्यूक्लियर मटेरियल है जिसे खोलना खुद मौत को दावत देना था। लेकिन कैरी जोखिम उठाती है और उस बैग को खोलती है। अंदर तो छोटे छोटे डिब्बों में जेली बीन्स निकलती हैं। कैरी और रॉबर्ट दंग रह जाते हैं। इसका मतलब यूरी के पास असली माल नहीं था। रॉबर्ट कहता है कि जरूर यूरी का कोई और पार्टनर है जिसने उसे धोखा दिया और बाकी टीम के साथ प्लेन में भाग गया होगा। कैरी तुरंत ऑफिसर रसेल को कॉल करती है। रसेल बताता है कि प्लेन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वे बेस की कुछ जगहों को चेक करना भूल गए थे। कैरी रसेल से उन जगहों की लिस्ट मांगती है। लिस्ट चेक करते ही कैरी का माथा ठनकता है। साइंस रूम, मेडिकल लैब की चेकिंग नहीं हुई थी। कैरी अकेले ही टॉर्च लेकर उस अंधेरे कमरे में पहुंचती है। वहां उसे एक टेबल पर वही पहली लाश वाइस की बॉडी मिलती है जो उसे सुनसान बर्फ पर मिली थी। कैरी गौर से उस लाश के पैर पर लगे स्टिचेस, टांकों को देखती है। उसे अचानक अपनी कटी हुई उंगलियों पर लगे टांके याद आते हैं। टांके लगाने का अनोखा तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसा डॉक्टर फ्यूरी ने कैरी के हाथ पर इस्तेमाल किया था। कैरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये टांके डॉक्टर फ्यूरी ने ही लगाए थे। इसका मतलब जब वाइस जिंदा था तब डॉक्टर फ्यूरी उसके साथ थे
और बाद में फ्यूरी ने ही उसे मारा। कैरी को याद आता है कि जब वो मूनी के पास गई थी तब कैरी ने सिर्फ डॉक्टर फ्यूरी को ही बताया था कि वो एक बेस से दूसरे बेस पर जा रही है, और उसी दौरान फ्यूरी ने मूनी का कत्ल करवा दिया ताकि सच्चाई सामने ना आ सके। तभी कैरी को एक और लाश मिलती है जिसके टांके ताजा थे। कैरी को शक होता है कि शायद बॉडी के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल छुपाया हुआ है। जैसे ही कैरी उन टांकों को खोलती है, कैरी को बॉडी के अंदर पॉलिथीन में पैक किया हुआ कुछ सामान मिलता है, लेकिन पॉलिथीन में न्यूक्लियर मटेरियल नहीं था। कैरी पॉलिथीन को ध्यान से देखती है, तभी अंधेरे से एक भारी आवाज आती है। ये हीरे हैं कैरी, बहुत कीमती हीरे। वो डॉक्टर फ्यूरी थे। डॉक्टर फ्यूरी ने कबूल किया कि सालों पहले उस सोवियत प्लेन में इन्हीं हीरों के लिए पूरी टीम ने एक दूसरे को मार दिया था, और फिर कुछ साल बाद जब उनके साथी वैज्ञानिकों को उस प्लेन का पता चला तो हीरो के लालच में डॉक्टर फ्यूरी ने सभी वैज्ञानिकों को मरवा दिया। कैरी चिल्लाती है, आपने हीरो के लालच में मुझे धोखा दिया। फ्यूरी कहता है, मैंने हमेशा देश के लिए काम किया, पर देश ने मुझे कुछ नहीं दिया। अब मैं खुद के लिए जीना चाहता हूँ। कैरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में एक चट्टान जैसी मजबूती थी। वो अपने पिता समान डॉक्टर फ्यूरी से कांपती हुई आवाज में कहती है, डॉक्टर, मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा। फ्यूरी जानते थे कि अब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और न ही वो कैरी की नजरों में कभी पहले जैसे बन पाएंगे। वे धीरे धीरे बेस के गेट की तरफ बढ़ते हैं और मुड़कर कैरी को आखिरी बार देखते हैं। फ्यूरी को धीमी आवाज में कहते हैं, अपना ध्यान रखना कैरी, मैं अब हमेशा के लिए जा रहा हूँ। इतना बोलते ही वे भारी गेट खोल देते हैं। बाहर इंतजार कर रहा -65 डिग्री सेल्सियस का बर्फीला तूफान उन्हें पल भर में अपनी आगोश में ले लेता है। फ्यूरी ने आत्मसमर्पण करने के बजाय उस सफेद नर्क में अपनी जान देना बेहतर समझा। कैरी बस बेबस होकर उन्हें जाते हुए देखती रह जाती है। 6 महीने बाद अंटार्कटिका का वो खौफनाक मंजर अब शांत हो चुका था। पूरा बेस सुनसान पड़ा था। रॉबर्ट और डेल्फी, जो पिछले 6 महीनों से इस बेस पर फंसे हुए थे, अब राहत की सांस ले रहे थे। वे दोनों एक बॉल से खेल रहे होते हैं और अपनी आजादी का इंतजार करते हैं। तभी कैरी वहां आती है और रॉबर्ट के साथ मस्ती करती है। मौत के साए से निकलकर अब उनकी जिंदगी में थोड़ी मुस्कुराहट लौट आई थी। कैरी अपने ऑफिस जाती है और कंप्यूटर ऑन करती है। वो यूएस मार्शल सर्विस को एक ईमेल लिखती है। उसका शरीर और आत्मा इस ठंड और धोखे से थक चुकी थी। कैरी ईमेल में अपना ट्रांसफर किसी ऐसी जगह मांगती है जहां बर्फ न हो बल्कि चिलचिलाती धूप और गर्मी हो। ईमेल सेंड करने के बाद कैरी बेस से बाहर आती है। अब वो बर्फीला तूफान पूरी तरह खत्म हो चुका था। वो इस पूरे अंटार्कटिका केस को, उन हीरो को और डॉक्टर फ्यूरी को याद करती है। एक आखिरी नजर उस सफेद रेगिस्तान पर डालकर कैरी हमेशा के लिए अंटार्कटिका को छोड़कर अपनी नई मंजिल की ओर निकल जाती है। यही इस कहानी का अंत होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल ड्रीम ऑन वर्ल्ड विन को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और मूवी रिकैप्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।